नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आप लोग का जो ये सीरीज चल रही है 4 अप्रैल के शिक्षा शास्त्र की बच्चों, इसमें हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन की 3 वीडियो दे दी है। आप लोग को बच्चों निश्चित उत्तरीय की 3 वीडियो दे दी है और इस समय हम पढ़ रहे हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय की ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो इसकी एक और पार्ट आएगा, इसका एक और तीसरा पार्ट आएगा जिसमें कंप्लीट हो जाएगा पूरा। 6 चैप्टर का एक एक वीडियो बन रहा है बच्चों और काफ़ी कंप्लीट कोर्स आप लोग का है, क्योंकि आप लोग का जब पेपर कल होगा तो उसके पहले मुझे पूरा कंप्लीट कोर्स कराना होगा। ठीक है, उसके पहले हमारा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, सभी बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। आपके पेपर के पहले आपका जो रिवीजन वाला बच्चों क्लास में लेके चल रहा हूँ ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, विस्तार से जानना चाहते हैं तो पूरा साल भर हमने पढ़ाया हुआ बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और पूरा अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी छोटी सी है। नहीं है कि सर अभी कवर नहीं हो सकता है, वीडियो बहुत छोटी छोटी सी है, आराम से आप कवर कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलेंगे और पहला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। जो गांधी जी थे इनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो बच्चों क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे, पहला है आत्मबोध कराना, दूसरा है चरित्र का विकास करना, आदर्श नागरिकता का विकास करना और सांस्कृतिक विकास करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा निर्धारित शिक्षा के 4 क्षेत्र बताइए। गांधी जी द्वारा निर्धारित शिक्षा के 4 क्षेत्र थे, जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, गांधी जी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के 4 विषय बताइए। पाठ्यक्रम के 4 विषयों के नाम इस प्रकार हैं, हस्त कौशल, भाषाएं, गणित, सामाजिक अध्ययन। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है। यह कथन किसका है। यह कथन है बच्चों महात्मा गांधी जी का। किसका है। महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए। तो पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है पर्यावरण शिक्षा द्वारा जागरूकता का विकास करना, ज्ञान का संचार करना, सहभागिता सुनिश्चित करना, कौशल का निर्माण करना। क्लियर है। चलिए ये चीज हो गई। अगला है बच्चों आप लोग का क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा की 4 समस्याएं लिखिए, या भारत में पर्यावरण शिक्षा की क्या समस्याएं हैं। देखिए, भारत में पर्यावरण शिक्षा की जो समस्याएं हैं वह प्रमुख समस्याएं जो 4 हैं वह इस प्रकार हैं। पर्यावरण के प्रति अनुचित दृष्टिकोण अपनाना। अगला है भौतिकवादी संस्कृति का अत्यधिक प्रसार होना, नगरीय सभ्यता का विकसित होना और विद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा का समुचित प्रबंध न होना। प्रश्न संख्या 3, पर्यावरण शिक्षा की समस्या के समाधान के 4 उपाय बताइए। तो पर्यावरण के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए, सादा जीवन उच्च विचार की जीवन शैली अपनाई जाए, पर्यावरण शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। सर चैप्टर 10 पर्या पर्यावरण शिक्षा हो गया कंप्लीट। ओके ओके, अपलोड है इस पे वीडियो बच्चा, इस पे अपलोड वीडियो है आप लोग के प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, या पर्यावरण प्रतीक अर्थ क्या है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ बताइए, या पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है। देखिए, पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करने से पूर्व पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक है।
पर्यावरण के व्युत्पत्तिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों से अर्थात परि और आवरण के संयोग या मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर का घेरा। इस प्रकार व्युत्पत्ति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि व्यक्ति के चारों ओर जो प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्तियाँ और परिस्थितियां विद्यमान है उनके प्रभावी रूप को ही पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, ये चीज स्पष्ट तौर पे आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट है बच्चों आप लोग का कि पर्यावरण शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं। देखिए, जागरूकता का विकास करना, ज्ञान का संचार करना, सहभागिता सुनिश्चित करना और कौशल का निर्माण करना, यही है पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि ये सभी पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों में आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में ओजोन परत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का ये। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली ओजोन गैस की परत एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। यह एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। यह सूर्य से आने वाले अत्यंत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख कर जीवमंडल की रक्षा करती है, इसलिए इसे ओजोन छतरी भी कहते हैं। इस परत की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जनजीवन समाप्त हो जाएगा। जो पृथ्वी पर जनजीवन है समाप्त हो जाएगा यदि यह परत नहीं रहेगी बच्चों। ठीक है, आपकी कौन सी परत नहीं रहेगी, ये ओजोन वाली। ठीक है, तो दिक्कत होगा यह कि पृथ्वी पर जो जनजीवन है यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो बहुत ही हानिकारक होती हैं वो सीधे हमारे वायुमंडल यानी कि जीवमंडल तक आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है। देखिए, पर्यावरण की सत्य तथा तथ्यात्मक जानकारी देना। अगला पॉइंट होगा जानकारी के आधार पर संभावित कारणों का पता लगाना। अगला पॉइंट होने वाला है बच्चों निकट भारीपन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी देना और समस्याओं का हल योजना। समस्याओं को समझने हेतु मानव को तैयार करना। ठीक है, तो ये सब महत्व है बच्चों, ये सभी के सभी पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का होगा जो प्रश्न संख्या 9 है आप लोग का, जल प्रदूषण के किन्हीं दो कारकों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, प्रदूषण के एक भाग की चर्चा कर लिया है, जल प्रदूषण की, और कह रहा है कि इसी की आपको क्या करनी है बच्चों, व्याख्या करनी है। देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। सही बात है, मानव शरीर में जो जल होता है वो काफी मात्रा में होता है। मनुष्य शरीर की प्यास बुझाने के लिए पानी पीता है। जो शरीर की प्यास होती है इसे बुझाने के लिए मनुष्य पानी पीता है, लेकिन पानी भी शुद्ध नहीं रह गया है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप सभी को पता है कि वर्तमान पर्यावरण में पानी भी शुद्ध नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जल में आवश्यकता से अधिक खनिज लवण, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, अम्ल संयंत्रों से निकला कचरा, मल मूत्र, मरे हुए जीव जंतु, कूड़ा करकट, सीवर का गंदा पानी आदि नदियों में विसर्जित हो रहा है, जिसके कारण पानी विषैला हो चुका है। इससे पेट संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। सबसे अधिक बीमारियां जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, क्लियर है, इसलिए स्वच्छ जल हमेशा पीना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों प्रदूषण की समस्या के समाधान के दो उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए, पहला उपाय यह होगा कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर लें। सही बात है, वृक्षारोपण होगा बच्चों तो सारी चीजें लगभग पर्यावरण जो हमारा प्रदूषित हो रहा है उससे बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि में कमी करने के उपायों द्वारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है देखेंगे कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसका उपाय क्या है कम करने का। तो इसके द्वारा भी बच्चों क्या कर सकते हैं, ठीक है, समाधान कर सकते हैं। अगला है कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
इसके किसी एक महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, पर्यावरण शिक्षा के से अभिप्राय पर्यावरण संबंधी जानकारी की समझ और जागरूकता का विकास करने की शैक्षिक प्रक्रिया से है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण और सुधार में कार्यों में सहयोग हेतु संरक्षण और सुधार के कार्यों में सहयोग हेतु प्रेरित करना, लोगों को उसके लिए जागरूक करना, मोटिवेट करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, पर्यावरण के माध्यम से स्वयं जिए तथा दूसरे प्राणी भी सुख से जिए वाली भावना आत्मसात करने को तैयार करना, जिससे विश्व में घटित होने वाली समस्याओं से निजात पाई जा सके। क्लियर है? यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करने में बिल्कुल आप लोग कंजूसी कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग के लिए बच्चों बिल्कुल एक बार फिर से तरीके से आप लोग का सिलेबस दोबारा कंप्लीट करा रहा हूँ बच्चों। मॉडल पेपर्स बचे हुए हैं वो भी मैं आप लोग को करा दूंगा एग्जाम के पहले आप लोग का, ठीक है? चलिए, ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं? घनी बस्तियों में मनुष्यों के शोर, कार, ट्रक, टेम्पो, डीजे, रेल के इंजनों के हॉर्न, कारखानों में मशीनों के शोर, शादी विवाह में बैंड बाजों के शोर प्रायः 85 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाला होता है। ये सभी लगभग 85% से अधिक तीव्रता वाला होता है। 85% नहीं, डेसिबल बच्चों, ओके। लगातार ऊंचे शोर के बीच रहने वालों में बहरापन, लगातार ज्यादा डेसिबल की ध्वनि सुनते हैं उनमें बहरापन, कान के रोग, उच्च रक्तचाप और हृदय की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है? इनमें हृदय की बीमारियां भी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों कि आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए, या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपदाओं के प्रकारों की विवेचना कीजिए। देखिए, आपदाओं को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट है बच्चों आप लोग का प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि आप लोग का भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, बादल का फटना हो गया, चक्रवाती तूफान या समुद्री लहरें आदि, ये सभी हो गई, ठीक है? सेकेंड पॉइंट आप लोग का है मानवकृत आपदाएं, ठीक है? क्या है? मानवकृत आपदाएं, जैसे कि आग, दुर्घटना, आतंकवाद, रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं, महामारियां आदि, ये सभी, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ से आप क्या समझते हैं? फ्लूड। देखिए, बाढ़ से लगातार अत्यधिक वर्षा के कारण जब जल अपने प्रवाह मार्ग यानी नदी नाला को तोड़कर विस्तृत भूभाग को जलमग्न कर देता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। नदियों के मार्ग परिवर्तन व बांधों के टूट जाने से स्थिति और भयावह हो जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों से अधिवासों, सड़कों, रेलमार्गों व फसलों को अत्यधिक हानि होती है। नदी घाटियां सघन जनसंख्या के केंद्र होने से बाढ़ आने पर जनधन की अपार क्षति होती है। विश्व की लगभग 20% आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आती है। सूखा क्या है? देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न यह है कि सूखा क्या है? सूखा वह स्थिति होती है जिसमें कृषि, पशुपालन तथा मनुष्यों को जल की प्राप्ति सामान्यतः आवश्यकता से कम होती है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में यह एक सामान्य समस्या है। कभी कभी पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। अकाल की अवधि कुछ महीनों तक, कई वर्षों तक बनी रह सकती है। मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्र इससे अधिक प्रभावित होते हैं। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, अतः यहाँ बाढ़ तथा सूखा दोनों की समस्या प्रायः बनी रहती है। बाढ़ की भी समस्या बनी रहेगी और सूखे की भी समस्या बनी रहेगी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी से क्या आशय है या सुनामी किसे कहते हैं? प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, ठीक है? आइए बच्चों, देखिए, जब समुद्री लहरें तेज गति से तट की ओर बढ़ती हैं तो उन्हें सुनामी कहते हैं। इन लहरों की ऊंचाई 15 मीटर तथा गति 50 किलोमीटर की घंटा तक हो सकती है। प्राकृतिक आपदा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, या आपदा से आप क्या समझते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें
बढ़िया से सभी क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से तैयार कीजिएगा इस चीज को। प्राकृतिक आपदा, देखिए मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इनमें से कुछ हैं ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप जैसे कि सुनामी हो गई, सूखा, बाढ़, मृदा अपरदन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिमधाव जो स्नो एवलांच होता है, ये सभी बच्चों आदि कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सुनामी से क्या समझते हैं, ये चीज अभी अभी आप लोग सुनामी के बारे में पढ़े हो, फिर भी एक बार इसको बढ़िया समझ लीजिए आप लोग। होता क्या है कि प्राकृतिक आपदाओं में सुनामी या समुद्री लहरें भयानक विपत्तियों को संदेश लेकर आती हैं। वास्तव में सुनामी जापानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहर, अर्थात ठीक है, बंदरगाह आने वाली लहरें। वैसे तो बंदरगाह पर साल भर प्रतिदिन लहरें आती रहती हैं, किंतु सुनामी बहुत विशालकाय लहरें होती हैं, ठीक है, प्रायः 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची और तटीय भागों पर भयंकर तबाही मचाती हैं, जिनसे लाखों लोग काल कवलित हो चुके हैं। ये लहरें प्रायः समुद्र के नीचे आने वाले बहुत तीव्र भूकंप से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनका आकार भी बहुत विशाल होता है। भूकंप आने के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। भूकंप के कारण, भूकंप की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। जब कोई ज्वालामुखी तेजी से लावा आदि द्रव्य पदार्थ फेंकता है तो आसपास की भूमि कांपने लगती है और भूकंप आ जाता है। पर्वतों पर भूस्खलन होने से भी भूकंप आता है। यदि पर्वतों पे भूस्खलन हो जाए तो भी भूकंप आ जाएगा। जब समुद्र का जल किसी दरार में होकर पृथ्वी के भीतरी गर्म भाग में पहुंच जाता है तो भाप बन जाती है। यह भाप बलपूर्वक बाहर निकलने का प्रयास करती है, जिससे धरती में भूकंप आ जाता है। पृथ्वी का आंतरिक गर्म भाग धीरे धीरे ठंडा होता रहता है, जिससे भूमि के ऊपरी भाग की ऊपरी संरचना की चट्टानों का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसे ठीक करने के लिए भूगर्भ में लावा इधर उधर हो, जिससे भूकंप आता है। धरती से जल, खनिज तेल वगैरह का अत्यधिक दोहन करने के कारण भीतर स्थान खाली हो जाता है। उसे भरने के लिए भूमि में हलचल होती है और भूकंप आता है। भूमि में हलचल होगी और भूकंप आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि शिक्षा में अपव्यय के 4 कारण बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों ये, कि जो शिक्षा में अपव्यय होते हैं उसके 4 कारण क्या है। पहला है भारत की निरंतरता, दूसरा अच्छे तथा योग्य अध्यापकों का अभाव, बिल्कुल सही। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम का होना, ये भी सही है। योजनाबद्ध शिक्षा का अभाव, और ये सारे पॉइंट मेरे ख्याल से बच्चों अकॉर्डिंग टू मी काफी अच्छे हैं। शिक्षा में अपव्यय का सबसे बड़े ये 4 कारण आपके हैं। अवरोधन के कारण बताइए। अवरोधन के 4 कारण है। देखिए क्या क्या अवरोधन होते हैं बच्चों। पाठ्यक्रम का उपयुक्त न होना, कक्षा में छात्रों का अधिक होना, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली का और नियमित उपस्थिति का अभाव होना। यदि बच्चों ऐसा कुछ होगा तो सिंपल सी बात है, अवरोध रुकावट तो वहाँ होना ही है। शिक्षा के प्रसार में आने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। पहला, अरुचिकर शिक्षण पद्धति। देखिए ये क्या है बच्चों, प्राथमिक विद्यालयों में प्रचलित शिक्षण पद्धति दोषपूर्ण है। अप्रशिक्षित अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति से अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता। बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता आदि की अवहेलना करके अपनी इच्छा अनुसार अध्यापन कार्य करते हैं। फलस्वरूप अधिकांश विद्यार्थियों की पढ़ाई की रुचि समाप्त हो जाती है। वे बार बार अनुत्तीर्ण होते, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ऐसा होता है यदि हम अपने जो टीचर्स लोग हैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने लगे, बच्चों को न समझ के अपना थ्योरी उनके ऊपर थोपने लगे तो दिक्कत होगा। यही होगा, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो स्कूल छोड़ देगा या लगातार अनुपस्थित रहेगा, ऐसी चीजें आएंगी। अपव्यय एवं अवरोधन। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय और अवरोधन अधिक है। इसके कारण छात्र अपनी शिक्षा
सफलतापूर्वक नहीं पूर्ण कर पाते, वे एक ही कक्षा में कई वर्ष लगाते हैं या बीच में ही किसी कारणवश पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों आप लोग का अगला क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा की 4 समस्याएं बताइए। देखिए भारत में जो स्त्री शिक्षा की समस्याएं वो एक विकट स्थिति थी। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में स्त्री शिक्षा प्रसार में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए। चलिए स्त्री शिक्षा की समस्याओं को समझते हैं। पहला होगा बच्चों आप लोग का फर्स्ट पॉइंट कि सामाजिक रूढ़ियों तथा परंपराओं के कारण स्त्री शिक्षा का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। बालिका विद्यालयों का अभाव है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हर एक जिले में एक बालिका महाविद्यालय, बालिका विद्यालय उनके संख्या के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और ऐसा नहीं देखने को मिलता है। भारत की निर्धनता, ठीक है, भारत की निर्धनता। अगला है पर्याप्त शिक्षिकाओं का अभाव भी स्त्री शिक्षा के पिछड़ेपन का कारण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा की समस्याओं के निवारण के 4 उपाय बताइए। स्त्री शिक्षा की समस्याओं के निवारण के उपाय हैं, पहला है पर्याप्त संख्या में बालिका विद्यालय खोले जाएं। ये मेरा भी मत रहेगा बच्चों। ख है पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जाए। जब बालिका विद्यालय हो तो उसमें सिर्फ शिक्षिकाएं ही रहें। अगला है समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। ठीक है, ये बिल्कुल चलना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आप लोग का चलाया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 आप लोग का है बच्चों कि स्त्री शिक्षा अथवा बालिका शिक्षा को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए एक विद्वान का कथन है कि एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। बिल्कुल सही है बच्चों, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रस्तुत कथन से अब स्पष्ट होता है कि शिक्षा अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। वास्तव में आज की बालिका सुशिक्षित हैं तो एक भावी परिवार उनसे लाभान्वित होगा। सुशिक्षित गृहिणी अपने घर परिवार की सुव्यवस्था बनाए रखती है तथा बच्चों को शिक्षित बनाने में भरपूर योगदान प्रदान कर सकती है। बालिकाओं की शिक्षा से समाज की कुरीतियों के समाप्त करने में योगदान प्राप्त होता है तथा सामाजिक उत्थान में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोग का, स्त्री शिक्षा के मार्ग में 4 बाधाएं बताइए। स्त्री शिक्षा के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं हैं। पहला है सामाजिक दोष, दूसरा निर्धनता तथा पिछड़ापन, अगला है बच्चों शिक्षा में अपव्यय, सरकार की उदासीनता। ये 4 हैं बच्चों आप लोग के। नेक्स्ट, भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। स्वाधीन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव समाप्त कर दिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो स्वतंत्रता थी उसके बाद भारत में महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमुखी प्रगति की। 1951 में महिला साक्षरता दर 7.9% था, वहीं 1961 में 16.3% हो गया। 1971 में महिला साक्षरता दर 23.2%, वहीं 1981 में 29.7% हो गया। 1991 में महिला साक्षरता दर 39.2% था, वहीं 2001 में यह 54.1% पहुंच गया। और अब 2011 की जो जनगणना हुई है इसके अनुसार जो महिला साक्षरता दर है वह 64.6% हो चुका है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए अथवा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं, या सामाजिक प्रौढ़ शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए सामाजिकता की भावना विकसित करना, अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराना, जीविकोपार्जन के योग्य बनाना और मनोरंजन का अवसर प्रदान करना, ये सभी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में रहेंगी। सामाजिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु किन्हीं 2 महत्वपूर्ण सुझावों का उल्लेख कीजिए। तो प्रौढ़ शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए, प्रौढ़ शिक्षा के समुचित पाठ्यक्रम बनाया जाए। प्रौढ़ शिक्षा के 4 साधन बताइए। तो देखिए प्रौढ़ शिक्षा के 4 साधन निम्नलिखित हैं। पहला है बच्चों आप लोग का प्रौढ़ कक्षाएं, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है आकाशवाणी और चौथा है आप लोग का चलचित्र। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा के मार्ग में आने वाली 4 समस्याएं बताइए। प्रौढ़ शिक्षा के मार्ग में आने वाली 4 समस्याएं निर्धनता, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी एंड सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता, और सबसे बड़ी चीज है बच्चों, जन सहयोग का अभाव भी हो जा रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। तो भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए निम्न सुझाव है। पहला, देश के उन समस्त बच्चों के लिए 5 वर्ष की सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिनकी आयु 6 से 11 वर्ष के बीच है। दूसरा है, उन समस्त निरक्षर स्त्री पुरुषों के लिए अल्पकालीन एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिनकी 15 से 30 वर्ष के मध्य आयु होती है। ओके, नेक्स्ट है, निरक्षरता उन्मूलन को गति प्रदान करने के लिए समस्त पूर्व स्थापित विद्यालयों, जो पहले से स्थापित विद्यालय उनको भी सामुदायिक जीवन केंद्रों का रूप प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से उन विद्यालयों को अपने अपने क्षेत्र में निरक्षरता उन्मूलन का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा इस दिशा में सक्रिय प्रयास किए जाने चाहिए। ओके डियर, और जो ग्राम सेविकाएं नियुक्त की जानी चाहिए जिनका कार्य ग्रामीण स्त्रियों को साक्षर बनाना हो। बिल्कुल सही है बच्चों। अगला पॉइंट आप लोग का आ चुका है। अगला प्रश्न है आप लोग का यह, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता की विवेचना कीजिए आर्थिक उन्नति के लिए। पहला पॉइंट होगा बच्चों, अशिक्षित व्यक्ति प्राय अकुशल कार्यकर्ता होता है जिससे उसकी आर्थिक प्रगति ठीक ढंग से नहीं हो पाती। समाज में इस प्रकार के अकुशल और निर्धन व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है तो देश की भी अधिक उन्नति नहीं हो सकती। अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए, देखिए व्यक्ति चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी के पास अवकाश के लिए समय होता है। यदि अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए उसके पास मनोरंजन के साधन या अन्य कोई रुचिकर कार्य न हो तो उनका मस्तिष्क खाली रहता है और अनेक प्रकार के निरर्थक विचार उत्पन्न होते हैं। कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और बिल्कुल सही बात है, खाली दिमाग शैतान का घर ही होता है। प्रौढ़ शिक्षा खाली समय के सदुपयोग का एक अच्छा साधन और उपाय है। क्लियर है बच्चों। और यहाँ बीच बीच में देख सकते हो कि मार्केट में अपना प्रचार करने वाले लोग भी चल रहे हैं। कभी कभी आप लोग को आ जाता होगा नॉइस, ठीक है, तो उससे परेशान न होइएगा। और बहुत में लोग का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट मैंने करा दिया। लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्नों जो मैंने कंप्लीट कर दी। कुछ घंटों बाद आप लोग का तीसरा पार्ट आएगा और लघु 24 नंबर का पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, इस 24 नंबर का भंडारा मात्र इन तीन वीडियो से हो जाएगा। 2 वीडियो आ चुकी है, 1 वीडियो और आएगी। चाहे जब भी आ जाए, 10 बजे के आसपास आप लोग की वीडियो आ जाएगी बच्चों, तो परेशान न होइएगा। या उसके बाद भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वीडियो आएगी, परेशान न होइएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को शुरू करूंगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को शुरू करूंगा। बिल्कुल 100 नंबर आप लोग को दिलवाने का वादा किया है। तो बिल्कुल बढ़िया से आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि शिक्षा शास्त्र की जो क्लासेज आपको यहाँ मिल चुकी हैं बच्चों, पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको इतनी क्लासेज और इतने अच्छे वे में इतनी बढ़िया से प्लेलिस्ट बनाई है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 18 तक आपको पढ़ाया है बेटा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, और इस समय जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बेटा, सीरीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूँ? पूरी सीरीज पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। पूरी सीरीज, पूरा चैप्टर वाइज अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल परेशान न होइएगा आप लोग, ठीक है। एक एक कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी नंबर न कट सके, ठीक है। ओके डियर, दोनों सीरीज मिला के पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपके राजीव प्रकाशन की, अवतार प्रकाशन की। तो बिल्कुल आप लोग परेशान न होइएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग की तैयारी कराई जा रही है। यदि कोई भी आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगली वीडियो का जल्दी से इंतजार करते रहे आप लोग, क्योंकि अगली वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो बच्चों चला जाए, आज के क्लास में इतना ही रहे। आई थिंक कि आप लोग को आज की क्लास समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है
चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जैसे बच्चों को, जिनको आवश्यकता है बच्चों शिक्षा शास्त्र की, उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।